हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके से नाजी पार्टी के द्वारा और हिटलर के द्वारा जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बहुत जीनोसाइडल वार किया गया और बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी अलग अलग किलिंग सेंटर्स में ले जाकर। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये हमें इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जिसकी वजह से नाजी पार्टी या हिटलर का जन्म हुआ। द बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक Germany, a powerful empire in the early years of 20th century, fought the First World War. First World War 1914 से 1918 के बीच में हुआ। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उस समय जर्मनी बहुत ही पावरफुल एम्पायर था। 20th सेंचुरी में जर्मनी जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एम्पायर के तौर पर जाना जाता था। Alongside the Austrian Empire and against the Allies, England, France and Russia, जर्मनी जो है पावरफुल एम्पायर था और उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है लड़ाई की थी जो है एलीज के खिलाफ। एलीज में जो है 3 कंट्री थी, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। तो जर्मनी ने जो है ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ जो है लड़ाई शुरू की फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से जिसे जाना जाता है 1914 में। ऑल जॉइन द वार इंथुजियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम ए क्विक विक्ट्री। हर कोई जो है बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिकली, बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ इस वार में पार्टिसिपेट कर रहा था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई जो है बहुत जल्दी आसानी से ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हम 3 कंट्रियाँ एक साथ मिलकर लड़ाई कर रही हैं, तो काफ़ी जल्दी ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद से हमें विक्ट्री होने के बाद, क्योंकि लड़ाई जब ख़त्म होती थी युद्ध के बाद जो राज्य हार जाता था उससे उसके सारे रिसोर्सेज छीन लिए जाते थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत ही जल्दी ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही जल्दी हमें बहुत ही ज़्यादा गेन मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वार कुड स्ट्रेच ऑन, इवेंटुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। थोड़े ही दिनों के बाद उन्हें ये महसूस हो गया कि ये लड़ाई जो है इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है, ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो हैं यूरोप के बहुत ही जल्दी ड्रेनिंग हो रहे थे, बहुत जल्दी जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो रहे थे। जर्मनी मेड इनिशियल गेन बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी ने शुरू में बहुत ही ज़्यादा जो है गेन उठाना जो है फ़ायदा उठाना शुरू किया, उसने फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा कर लिया। हाउएवर द एलीज स्ट्रेंथेंड बाय द यूएस एंट्री इन 1917 में इस लड़ाई में यूएस की एंट्री हो जाती है और यूएस की एंट्री के बाद जर्मनी कमज़ोर पड़ने लगता है और एलीज की सिचुएशन जो है वो मजबूत हो जाती है। और इस तरीके से 1917 में जब यूएस की एंट्री होती है तो एलीज जो है मजबूत जो है रूप में आ जाती हैं और उन्होंने जर्मनी को हराकर नवंबर 1918 में जो है ये लड़ाई जीत ली। The defeat of Imperial Germany and the abdication of the Emperor gave an opportunity to Parliament Party to recast Germany politics। क्योंकि लड़ाई के बाद जो राजा है उसका एबिडिकेशन यानी कि उसे अपना पद त्याग करना पड़ा। जर्मनी जो है हार गई और हारने के बाद जो वहाँ पर एम्परर था उसको अपना पद त्याग करना पड़ा और पद त्याग करने के बाद और जर्मनी के हार के बाद जो जितनी भी पार्लियामेंट्री जो पार्टीज थी जर्मनी में उनको मौका मिल गया जर्मनी की पॉलिटी को नया रूप देने का, नए तरीके से डिज़ाइन करने का। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. Deputies were now elected to German parliament or Reichstag on the basis of equal and universal vote cast by all adults including women। जो है जर्मनी जब हार गई और उसके जो राजा था, जो उसका एम्परर था, उसका जो पद त्याग करवा दिया गया, उसे उसका पद छीन लिया गया, उससे उसके पावर छीन लिए गए, तो वेमार में एक नेशनल असेंबली गठित की गई। वेमार में एक नेशनल असेंबली बुलाई गई जहाँ पर जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, यानी कि जर्मनी में अब डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की जाने लगी और डेमोक्रेटिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर बनाया गया। उसमें जो डेपुटीज थे, जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, उनको इलेक्शन किया जाना शुरू किया गया, इलेक्शन किया जाना था। जो वहाँ की पार्लियामेंट थी उसका नाम था रेड्सटैग। तो रेड्सटैग जो थी उसके लिए जो है अब डेपुटीज़ का सिलेक्शन किया जाना था और उसके लिए इलेक्शन करवाने का डिसीजन लिया गया और ये इलेक्शन जो है इक्वल यूनिवर्सल वोट के द्वारा किया जाना था, यानी कि वहाँ वोटिंग सिस्टम के द्वारा
जर्मनी में डेपुटीज का सिलेक्शन किया जाना था और ये वोटिंग राइट हर एडल्ट को प्रोवाइड किया गया इंक्लूडिंग वीमेन, यानी औरतों को भी वोटिंग राइट यहाँ पर दिया गया। The republic, however, was not received well by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat and the end of First World War. जर्मनी में जो रिपब्लिक लाई जा रही थी, गणतंत्र जो है बनाया जा रहा था जर्मनी को, ये वहाँ के लोगों को ही पसंद नहीं आ रहा था। वहाँ के लोग जो है जनरली हर कोई चाहता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहे, जहाँ पर जो है रिपब्लिक हो, जहाँ पर हम अपनी गवर्नमेंट का खुद सिलेक्शन करें। हर कोई ऐसी कंट्री में रहना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि वो एक जो है राजा के अधीन में रहें जहाँ पर उनके पास कोई राइट ना हो। लेकिन जर्मनी के लोग इसे पसंद नहीं कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीन्स मेजॉरिटी पीपल जो है जर्मनी की, वो रिपब्लिक को पसंद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये जर्मनी के ऊपर थोपा गया था। उन्होंने खुद जर्मनी में रिपब्लिक स्टैब्लिश नहीं किया था। जर्मनी के हार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जो हुई थी जर्मनी की, उसके बाद उसे ज़बरदस्ती रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया जा रहा था, जो कि वहाँ के लोगों को अपने बेइज्जती के तौर पर नज़र आने लगी। उन्हें अपनी इंसल्ट इसमें महसूस होने लगी और इस वजह से वो लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे। द पीस ट्रीटी एट वर्सलिस विद द एलिज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। शांति समझौता वर्सलिस में किया गया लड़ाई जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद एलिज के और जर्मनी के बीच में, जो कि बहुत ही हार्श थी, यानी कि उसमें बहुत ही कठोर शर्तें रखी गई जर्मनी के ऊपर और वो पूरी तरह से ह्यूमिलेटिंग थी, बहुत ही ज़्यादा जो है ह्यूमिलेटिंग थी। कहने का मतलब उसमें जर्मनी के लोगों की बेइज्जती करने वाली जो चीज़ थी कि लोग अपने आप को इंसल्टेड और बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे जर्मनी के लोग उस पीस ट्रीटी की वजह से। जर्मनी से उसकी सारी ओवरसीज कॉलोनीज जो थी वो छीन लिया गया। उसकी 13% टेरिटरीज जो है उसे छीन ली गई। उसके आयरन के जितने भी जो उसके पास जो रिसोर्सेज थे 75% उसके आयरन रिसोर्सेज उसे छीन लिए गए। कोयले के जो रिसोर्सेज थे उसके पास 26% जो है उसके कोयले के रिसोर्सेज छीन लिए गए फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क, लिथुआनिया के द्वारा। द एलिड पावर डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। जर्मनी को कमज़ोर करने के लिए उसकी मिलिट्री उससे छीन ली गई, यानी कि जर्मनी को में अब मिलिट्री रखना अलाउ नहीं था। जर्मनी अपनी मिलिट्री नहीं रख सकता था, उसे डीमिलिटराइज कर दिया गया ताकि वो फिर दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके और दोबारा किसी पर हमला ना कर सके, वो दोबारा पावरफुल कंट्री के तौर पर खड़ा ना हो सके। द वार गिल्ड कॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डैमेज एंड एलिड कंट्री सफर्ड। जो वार गिल्ड कॉज लगाया गया जिसमें जर्मनी को जो है युद्ध में जितनी भी जो है नुकसान हुआ उसके लिए जिम्मेदार माना गया और जर्मनी को एक जो है 6 बिलियन का जो है अमाउंट कंपनसेशन के तौर पर देने के लिए फोर्स किया गया। द एलिड आर्मीज ऑल्सो ऑक्युपाइड द रिसोर्स रिच Rhineland फॉर मच ऑफ 1920s। जो एलिड की आर्मी थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स से रिच जो एरिया था Rhineland एरिया उसे भी छीन लिया। 1920 तक जो है आर्मीज का उस पर कब्जा था। जर्मनी जो है वेमार रिपब्लिक जो है जर्मनी में जो वेमार रिपब्लिक बनाया गया उस वर्सलिस में जो समझौता हुआ उससे जर्मनी की बहुत ज़्यादा जो है बेइज्जती हुई और उसके जो है बहुत ज़्यादा अपमानित जर्मनी के लोग अपने आप को महसूस करने लगे। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ वार। जो वार हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसका इफेक्ट क्या पड़ा। द वार हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कॉन्टिनेंट बोथ फिजिकोलॉजी साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। जो वार हुआ उससे पूरे कॉन्टिनेंट पर न सिर्फ फाइनेंशियली ही जो है बुरा प्रभाव पड़ा बल्कि साइकोलॉजिकली भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेबिटर। यूरोप जो था पहले कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर था, वो दूसरे लोगों को उधार देने का काम करता था, अब वो उधार लेने का काम करने लगा। उसके पास पैसों की इतनी ज़्यादा कमी हो गई, फाइनेंशियली वो इतना वीक हो गया, अब दूसरों से उधार लेना पड़ रहा था यूरोपियंस को। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sin of old empire. The republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. जो वेमार रिपब्लिक बनाई गई थी उसको जो है अपनी जो पुरानी जो गलतियाँ की गई थी
जर्मनी के द्वारा उसका पाप जो है या सिन जो है, उसका बोझ, उसका जो बर्डन है, उसे जो है वेमार रिपब्लिक को उठाना पड़ा। उसको पूरे जो है नेशन में ह्यूमिलेशन फील करवाया जा रहा था, उसे पूरे जो है ह्यूमिलेटिंग फील करवाया जा रहा था। साथ ही साथ उसको पूरी तरह से अपंग बना दिया गया, फाइनेंशियली क्रिपल कर दिया गया। उसके ऊपर कंपनसेशन का जो बोझ था वो उतना ज़्यादा जो है कंपनसेशन का बोझ डाल दिया गया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अपंग हो गया, फाइनेंशियली वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। Those who supported Weimar Republic, mainly socialist, Catholic and Democrats, become easy targets of attack in the conservative nationalist circle. जो कंजर्वेटिव थे, जो पुरानी जो गवर्नमेंट थी उसके सपोर्टर थे, वो कंजर्वेटिव जो थे वो डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट और कैथोलिक जो थे, क्योंकि ये लोग जो है वेमार रिपब्लिक का सपोर्टर थे। सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट जो थे वो वेमार रिपब्लिक के सपोर्टर थे। वो चाहते थे कि जर्मनी में रिपब्लिक आए, तो इनको जो है टारगेट किया जाने लगा कंजर्वेटिव्स के द्वारा, इनको चढ़ाया जाने लगा और इन्हें नवंबर क्रिमिनल कहकर जो है इनको चढ़ाया जाता था। ये जो माइंडसेट था, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वेमार रिपब्लिक को पसंद नहीं कर रही थी और नवंबर क्रिमिनल जो इसके सपोर्टर थे वेमार रिपब्लिक के, उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कह के चढ़ाया जाना शुरू किया। और इस तरीके से 1930s तक जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था जर्मनी में, उसका इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड ओवर सिविलियंस। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसका यूरोपियन सोसाइटी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। अब सिविलियंस से ऊपर का दर्जा मिला जाने लगा सोल्जर्स को। जो सोल्जर्स, क्योंकि सोल्जर ही किसी भी लड़ाई में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सोल्जर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाने लगा, सोल्जर्स को सिविलियन से ऊपर रखा जाने लगा। पॉलिटिशियंस और पब्लिसिस्ट जो थे वो जो है एक ऐसी मेन की इमेज बना रहे थे। वो कह रहे थे, इस तरीके से लोगों के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे थे कि मेन को जो है, यानी कि जो मेल्स होते हैं, उन्हें एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और मैस्कुलिन होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। मीडिया जो है ट्रेंच लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। ट्रेंच वो जगह जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, ट्रेंच लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रही थी, ताकि लोग उससे इंस्पायर हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोल्जर्स बनने के लिए जो है इंस्पायर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आर्मीज़ को या मिलिट्री को ज्वाइन करें। इसलिए मीडिया जो है ट्रेंच लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ग्लोरीफाई करके दिखा रही थी, जबकि हकीकत क्या थी कि जो है सोल्जर्स की जो लाइफ थी वो बहुत ही मिजरेबल थी, बहुत ही दयनीय स्थिति में सोल्जर्स को रहना पड़ता था। जो उनके आसपास जो है बड़े बड़े जो चूहे होते थे उनसे उन्हें बच के रहना पड़ता था। वो चूहे जो होते थे वो उनको घेरे होते थे और उन्हें भी हमेशा गोलियों का डर लगा रहता था, दुश्मन की गोलियों का डर लगा रहता था। तो इस तरह से उनकी जो लाइफ थी एक्चुअल में बहुत ही मिजरेबल लाइफ वो लोग जीते थे, लेकिन मीडिया के द्वारा उसे बढ़ा चढ़ाकर और बहुत ही खूबसूरत लाइफ जो है दिखाई जाती थी, ताकि लोग इंस्पायर हों और मिलिट्री में पार्टिसिपेट करें। उन्हें हमेशा जो है जो एग्रेसिव प्रोपोगंडा था और नेशनल आवर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेट, जो लोगों को एग्रेसिव बनाने का जो प्रोपोगंडा था, जो प्रचार करने का तरीका था, और नेशनल आवर जो है उसे सेंटर स्टेट रखा जाने लगा, यानी कि जो है सेंटर स्टेज पे रखा जाने लगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। कंजर्वेटिव जो थे वो डिक्टेटरशिप के लिए सपोर्ट इकट्ठा करने लगे। इस समय जो है डिक्टेटरशिप के लिए जो है सपोर्टर्स को बढ़ाने की कोशिश किया जाने लगा कंजर्वेटिव्स के द्वारा। और क्योंकि डेमोक्रेसी वहाँ पर अभी अभी नई आई थी, वहाँ पर वो बहुत ही यंग और फ्रेजाइल आइडिया था, इस वजह से डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर इतनी जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी पॉलिटिक्स में, उसको संभाल नहीं पा रही थी, उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।